यहाँ से हो गया तो ये सब कुछ बंद करवा देंगे यहाँ के लोग, कि हमारे खून के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है देश के लोगों की। तो ये आप लोग इतने गोल्डन एज में रह रहे हो कि आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन आज से 20-25 साल पहले या उससे पहले अगर आप निकल के जाएंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। आप स्टडी कहाँ से करोगे? कोई कोई पीएन ओक बैठ के थ्योरियाँ लिख रहा है, कोई वो ऐसे लोग लिख रहे हैं करके। तो वो होता क्या था, जो कंस्पिरेसी की अब आपने बात की, कि जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाए, और मोस्टली इट कंसर्न्स इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, कि वो हमारा सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। अगर वही चीज़ हमसे छुपाई जाए किसी और भाषा में हो, कि अकबर के टाइम का अकबरनामा जो है वो फ़ारसी में, तो मैं फ़ारसी नहीं पढ़ सकता, तो एक तो वो हमसे छिप गया। या फिर आज के हिसाब में जो आज की फाइलें हैं, वो फाइलें गवर्नमेंट क्लासीफाई करके बैठी हुई है। तो जब तक आपको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि भाई हवा में क्या चल रहा है, तो आप कंपेयर किससे करेंगे? तो ये जो सबसे बड़ा जो मेजर फ़र्क जो आपने पॉइंट रेज किया, कि जो स्टूडेंट्स हैं दे वेरी लकी टुडे, एनी यंगर पीपल जिन्होंने 90s के बाद 95 के बाद से पढ़ना लिखना शुरू किया, कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो इस जनरेशन को अवेलेबल नहीं थी। आपको पता ही नहीं कि एक टीवी चैनल का मतलब क्या होता है, वो भी दूरदर्शन, उसी की न्यूज़। आजकल तो 1000 चैनल आपको हर जगह अंडर मिल जाते हैं, तो इतना फ़र्क पड़ गया। इसीलिए मेरा मानना है कि आज इतने खासकर यंगर ऑडियंस में बहुत इंटरेस्टेड है। मैं आपसे बोल रहा था कि मैं ज़्यादा एल्डरली को एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, आई एम बिट सरप्राइज्ड राइट नाउ, क्योंकि नॉर्मली हमारे सेशन चंद्रचूड़ के मेरे जब भी होते हैं तो यंग लड़के लड़कियां आते हैं, जबकि हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की और लाल बहादुर शास्त्री की, लेकिन जो बूढ़े हैं उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको किस में इंटरेस्ट है मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि बोलने के लायक नहीं यहाँ पे। लेकिन यंग लड़के लड़कियां सारे आईआईटीज़ में सब जगह पे जाकर के, और यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट्स में आकर के इधर, दे आर वेरी कीन। यू कांट हियर मी, कैन समबडी जस्ट is it I'm audible now? Okay, thank you very much. No, what I was trying to tell people here, that these younger people are much more clued in, because they have many avenues available to them to understand things. In our time, and which I qualified some of you sitting here, we did not have these avenues available. So younger people are more clued in and more interested in historical distortions and so on and so forth. तो ये advantages young लोगों को है हमारे हिसाब से। और इसीलिए आज के ज़माने में जो हमारा सोशल मीडिया के ज़माने में हिस्ट्री जो इतना नहीं लोग पढ़ते थे, या ये हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस हो गई, ये चीज़ें हो गई, अब ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, और खासकर यंग ऑडियंस को उसको देख रहे हैं ज़्यादा। तो ये फ़र्क पड़ गया, जो आपका सवाल था उसके हिसाब से। History में majorly तो there have been many controversies which we have listened to, but two major were related to the death of two prominent personalities. One was Shri Lal Bahadur Shastri जी और दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो आपने तो एक किताब लिखी हुई है, Our Prime Minister is Dead. So can you give us some insight on कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ पे किस टाइप की कॉन्स्पिरेसी थी? Because nobody knows what was the exact reason, how he died, what happened. So his death is a mystery for all of us as on date also. देखिए, पहली चीज़ ये कि किसी की भी डेथ हो जाए तो उस पर मिस्ट्री होती है, बिकॉज पीपल, anybody dying suddenly, any point of time, people would have some questions about it. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री की और नेताजी की डेथ को लेके मिस्ट्री या कंट्रोवर्सी है। राजीव गांधी के बारे में लेकर के, फिर इंदिरा गांधी के बारे में लेके थी, इनफैक्ट हर एक के बारे में रेस की गई। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने रेस नहीं किया। आई कैन कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। लोगों ने तो दबा के पापड़ बेले कि उस पर कंट्रोवर्सी बन जाए, लेकिन बनी नहीं, कि उसमें कुछ था ही नहीं। तो लोगों ने बहुत कोशिश की बनाने की साहब कि उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इंदिरा गांधी में कुछ नहीं निकला उसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ खास बात है कि जितने देश में हमारे इतने बड़े बड़े महानुभाव की डेथ हुई है, सुभाष बोस और लाल बहादुर शास्त्री में कुछ ना कुछ खास बात है कि इतने 40-50 साल, 60-70-80 साल बाद उस देश में जहाँ पे सन 47 में 1 मिलियन लोग मारे गए। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि साहब ये घटना घट गई, वो घटना घट गई, ये रॉयट हो गया, वो रॉयट हो गया। अरे भैया, उस रॉयट में गिनती के 40 लोग नहीं मरे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1 मिलियन, एंड द मैनर इन विच दे वर किल्ड इज समथिंग विच लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। इतने लोग मारे गए, इतना विनाश हुआ उस टाइम पे, लेकिन 1948 में किसी को याद नहीं रहा, सब भूल भाल गए। अब वो कहने को अच्छी बात भी कि आप गलत बात को याद मत रखो, भूल जाओ पुरानी बातों को। हमारे देश में, और खासकर जो मेरा मानना है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री नाम की चीज़ ही नहीं है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो भूल जाते हैं 2 दिन। आज के ज़माने में लोगों को मनमोहन सिंह का यह टाइम भूल गया,
लोग अभी बैठ के मोदी की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह का टाइम सब भूल गए लोग उठा करके। तो लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, उस इतने जब लोगों में जितनी मेमोरी बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को भूल जाना, उसके उस कंट्री में ये आज से 70 80 50 60 साल पहले कोई आदमी मरा था, उसको लेकर के डिबेट चलती रहे और उस डिबेट में यंगर ऑडियंस इंटरेस्ट ले, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उन चीज़ों में खास खास बात है। तो वह कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं उस पर प्रेजेंटेशन करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम इनफैक्ट शास्त्री जी की यहाँ पे 2 घंटे की प्रेजेंटेशन की थी मैंने, और या फिर मैं सुभाष बोस की उससे भी लंबी होती है, मैंने यहाँ चिटने सेंटर में किया था आज से 3-4 साल पहले। तो अब चक्कर ये कि वो वही, उसी का मज़ा भी वही है सुनने में कि आप पूरी फिल्में हमने एक दो बनवा दी, आपने बताया उसके बारे में कि सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि उसमें मल्टीपल थ्रेड्स आती हैं, कोई एक चीज़ नहीं है करके। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना 1-2 लाइनें बड़ा मुश्किल है। कि मैं आप मुझसे एक पॉइंट पूछ रहे हैं क्या चीज़ है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी ये है कि पहली बार दुनिया में ऐसा घटना घटी है कि एक किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट के दौरान, जहां दुनिया भर के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल समिट में सडनली मर जाए। आज तक कभी नहीं हुआ। कोई G20 वगैरह में भगवान की तरह से सब लोग जिंदे वापस पहुंच गए, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए तो प्रॉब्लम पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री, भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, उस लड़ाई हटने के बाद एक इंटरनेशनल समिट होता है, रशिया करवाता है, पहली बार रशिया करवा रहा है इस तरह का समिट, उसमें उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में फिर रशिया का राष्ट्रपति बॉडी लेकर यहाँ पे आ रहा है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान वो बॉडी को कंधा देके, मतलब इस तरह की घटना अगर आज के दिन में घटती, आप देखिए कैसा लोगों का क्या माहौल होता। फिर वो बॉडी यहाँ पर आई भारत में। जब भारत में आई है तो लोग यहाँ पे दांत फाड़ रहे थे, शक्लें वीडियो में अवेलेबल है, लोगों के मुंह में स्माइली दे रहे हैं बैठ करके। तो जब यहाँ पहला उनकी फैमिली ने उनको डाउट हुआ पहली चीज़ इससे कि उनके लड़के थे हरीश शास्त्री, सबसे बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी के, उनको कोशिश की कि डेड बॉडी के पास में ना जाने दिया जाए। ये बात शास्त्री के परिवार ने सबने बोली है कि डेड बॉडी के पास मत जाने दो। और जब वो पास में गए तो उनको शक्ल देख के लगा नहीं कि ये कोई नेचुरल डेथ से आदमी मारा, कि वो बॉडी ब्लोट कर गई थी और शक्ल में काफ़ी रंग चेंज आ गया था। सो दे वांटेड अ पोस्टमार्टम टू बी डन। अब कमाल की बात है कि जिस देश में एरा गिरा नथु खैरा के पोस्टमार्टम हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। और उसमें एक जो मैं एक आपको पॉइंट दे रहा हूँ, जब इनको पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया इसके बारे में, और वहाँ पे उस ज़माने के गृह मंत्री आपके महाराष्ट्र के थे, तो गृह मंत्री से पूछा गया भाई इसके बारे में, उन बातें हुई कि क्या है उन्होंने करके। तो एक कांग्रेस के ही नेता थे बहुत बड़े, उन्होंने ही ये बात उठा ली थी कि हमको रूस के सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रूसियों ने पोस्टमार्टम ऑफर किया था, क्योंकि उनको डाउट था इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। और तो सरकार ने आंसर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें नहीं किया। लेकिन उसके 20-30 साल बाद जब ये पार्लियामेंट में डिनाइल जिन्होंने कर दिया, उसके 20-30 साल बाद जाकर के जो व्यक्ति उस जमाने का गृह सचिव था उस टाइम का 1966 में, जो तो ताशकंद में मौजूद था, उसने भाई ने गलती से अपनी किताब में ये लिख दिया कि रूसियों ने पोस्टमार्टम ऑफर किया था। तो दिस इज़ वन पॉइंट आई एम गिविंग यू कि एलिगेशन आ रहा है कांग्रेस की साइड से कि रूस की सरकार को डाउट हुआ है कि डेथ में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑफर किया, क्योंकि अगर आदमी को जहर दिया गया तो उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, पोस्टमार्टम कीजिए। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन उसके 20-25 साल बाद जाकर के 1990s में हमारा ही होम सेक्रेटरी लिख रहा है अपने किसी किताब में, गलती से लिख दिया, मेरे को पता उसने गलती से लिखा, उसका मालूम नहीं, इससे इम्प्लीकेशन क्या निकलने वाला है, कि हाँ रूसियों ने ऑफर किया था। अब सोचिए ये घटना आज के ज़माने में घट जाए तो क्या हालत होगी। आप पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की डेथ को लेकर के। ऐसे मल्टीपल थ्रेड निकल के आ रहे हैं कि उसमें सरकार झूठ बोल रही है, बातों को डॉच कर रही है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ इसी में लाइन में, कि अगर सोचिए सही, अगर आज के ज़माने में होता तो क्या होता। सोवियत रूस की एम्बेसी थी भारत में, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उन कंट्रीज़ के साथ में, और वहाँ पे उनकी एक मैगजीन आती थी सोवियत लैंड, रशियन गवर्नमेंट सरकार की, रूस की सरकार की। तो रूस की ऑफिशियल उनकी एम्बेसी की उनकी जो मैगजीन है, उसमें किसी KGB के अफसर ने आर्टिकल लिखा शास्त्री जी के बारे में, और उसने ये लिखा कि शास्त्री जी जिस कमरे में हम लोगों ने उनको ठहराया हुआ था वो बगिंग चल रही थी, वहाँ पे सारे ईव्स ड्रॉपिंग डिवाइसेस लगा करके, और हम सुन पा रहे थे कि वो अंदर हो क्या रहा है। तो उनकी जासूसी चल रही थी। तो वहाँ उसने बोला कि जब लाल बहादुर शास्त्री को सीजर आया है तो हमको मालूम चल गया था
लेकिन हमने जाके इंडियन साइड को अलर्ट नहीं किया। अगर अलर्ट करते तो इंडियंस को मालूम चल जाता कि इनकी जासूसी हम लोग वायर टैपिंग वगैरह कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सोवियत सरकार की ऑफिशियल मैगजीन ने 1991 के आसपास, 89 या 91 में से मैं ईयर कंफ्यूज कर रहा हूँ, या तो 89 था या 91 था, लेकिन सोवियत रशिया गिरने से पहले की बात है, वो अपनी मैगजीन में दिल्ली में छाप रहे हैं। और ये कहानी कि उनको सीजर आया था, ये कहीं ऑफिशियल अकाउंट में नहीं आ रही है। क्यों नहीं भारत सरकार ने बात करी रशियन सरकार से कि वो रिकॉर्डिंग हमको दी जाए, आपके पास में और रिकॉर्ड होंगे? ये इन्होंने कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। और मैं आपको एक लंबे एग्जांपल दे सकता हूँ किसी और केस में कि दूसरे देशों में अगर पता भी खड़कता तो उसकी खबर इनको लग जाती है। तो ये दिखा रहा है कि सरकार के कहीं ना कहीं दिल में चोर है इस पूरे केस को लेकर के, शास्त्री वाले केस को लेकर के। आई नो कि शास्त्री जी के केस पे काफ़ी और लंबा चर्चा चल सकता है, बट देन सिमिलर इज द केस विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन आई गेस जिनके वजह से वी आर टुडे एन इंडिपेंडेंट नेशन, बट उनका डेथ भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। पीपल सेड ही वेंट टू रशिया, सम पीपल सेड ही वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश, पीपल सेड कि गुमनामी बाबा वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो यू हैव डन योर करियर extends like 20 years, आपने इस पे रिसर्च किया है। सो व्हाट डिड यू फाइंड आउट कि डेथ हुई थी, नहीं हुई थी, क्या गुमनामी बाबा एक्चुअल में नेताजी थे, व्हाट इज इट? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अभी जो आपने ये बोला है, ये आज के दिन में नेताजी के जो इशू को जो इंट्रोड्यूस किया था, तो ये भाषा बोली जाती है, नैरेटिव जो आपने फ्रेमवर्क दिया, ये फ्रेमवर्क हमारा सेट किया हुआ है, चंद्रचूड़ का मेरा। वो कैसे हुआ कि मैं आपको लेके जाता हूँ 2005-06 के आसपास की बात। तो 2005-06 में इंटरनेट नया नया आया था, मतलब स्टार्ट तो हो गई थी 95 के आसपास में, लेकिन 2000 तक स्पीड बहुत कम थी और मुश्किल से आप रिटर्न पढ़ पाते थे। लेकिन 2000 तक 5 पर आते आपका याहू चैट रूम्स वगैरह बन गए थे। वो जो चमत्कार था उस ज़माने में, अगर आपको याद होगा तो, कि यहाँ से बैठे बैठे मैं रियल टाइम में बात कर सकता हूँ किसी भी आदमी से विदेश में। मतलब वो हमारे लिए चमत्कार था कि हमने तो वो टाइम देखा कि वो कैसे ट्रंक कॉल करते थे फॉरेन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे हम लोग सारे बैठे, कुछ लोग, चंद्रचूड़ लंदन में था, मैं दिल्ली में था, बाकी लोग त्रिवेंद्र में, श्रीजीत वाणेकर हमारा दोस्त था अलग, हम लोग वहाँ सारे इकट्ठे हुए कि हमें इस केस पे कुछ करना चाहिए, कि ये इशू चलता आ रहा है। ये अवेयरनेस जो आपने अभी ये फ्रेमवर्क पूरा क्रिएट किया, अवेयरनेस थी नहीं, डिस्कशन थी नहीं उसके बारे में खास कोई। और होता ये था कि नेताजी के बारे में कोई डिस्कशन हुई तो आपके किसी पेपर में संडे को खबर डाल देंगे उठा करके, एक आर्टिकल आ जाएगा स्पेशलाइजेशन किसी का, और उसमें वो एक आपसे बाइट लेगा, एक मुझसे बाइट लेगा और बोल देगा जी इसमें मिस्ट्री है, लेकिन आप क्लियर कट साइड लेने को तैयार नहीं होते। हमने कहा भी हम लोग को इसमें कुछ ना कुछ करना है। तो ये जो आपने पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया कि नेताजी को लेकर के 3 थ्योरियाँ हैं, ये सारा फ्रेमवर्क हमारा ही क्रिएट किया हुआ है कि हमने सारी कहानी को क्लियर किया, उसमें से हमने और इरेलीवेंट चीज़ों को हटा दिया। डिस्कशन करने के लिए 1000 चीज़ें हैं, तो हमने उसको क्लैरिफाई की कि ताकि लोग सारे तो रिसर्चर नहीं है, हम तो सारे, हर एक आदमी तो पीएचडी करेगा नहीं इसके ऊपर, लेकिन जनता के समझ के लिए, उनको समझाने के लिए हमने इस लाइन को समझाया कि एविडेंस के तौर पे हम इसको जज करेंगे। और एविडेंस पे अगर आप लेके चलेंगे तो इसमें 3 थ्योरियाँ निकल के आती हैं। वो पहली प्लेन क्रैश थ्योरी, दूसरी रशिया में मार दिया वो थ्योरी, और तीसरी गुमनामी बाबा की थ्योरी। तो ये नैरेटिव हमने सेट किया और उसमें सारी कहानी उसके दिन के बाद से इन तीनों पे घूम रही है। तो कम से कम इस लेवल पे हम लोग यहाँ तक लेकर आए। और दूसरा ये कि जो शास्त्री जी वाली कहानी है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो इनवेरिएबली लोग शास्त्री जी की बात भी करते थे, लेकिन शास्त्री के परिवार ने ये खुद ये बात बोली है, और को तो छोड़िए आप लोग, कि उनके शास्त्री जी को मरने का कारण जो है वो सुभाष बोस वाले से केस से जुड़ा हुआ है। तो आप ये लेके चल सकते हैं कि नेताजी वाली कहानी का एक चैप्टर है लाल बहादुर शास्त्री केस, क्योंकि सुभाष बोस बहुत बड़ा केस है, ये बराबर में नहीं आते। मतलब शास्त्री जी वाला एक बहुत छोटा मुद्दा है उसके सामने, कोई उसमें कॉम्प्लिसिटीज़ बहुत ज़्यादा है। शास्त्री जी वाले में कोई फाइलें बाहर निकल के नहीं आई, सुभाष बोस वाले में फाइलें हैं, विदेशों में हैं, भारत में हैं। गवर्नमेंट ने कभी कमीशन नहीं बनाने दी शास्त्री वाले केस में, इतना प्रेशर कभी नहीं आया। सुभाष बोस के बारे में इंटेलिजेंस की इंक्वायरीज हुई थी, 2-3 कमीशन कमेटी बैठ गए, उस पर दुनिया जहान भर का एविडेंस है, पूरे देश से एविडेंस आ रहा है निकल के।
आई विटनेस अकाउंट्स आ रहे हैं, शास्त्री जी वाले में आई विटनेस अकाउंट इतने हैं नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग केस हैं। सुभाष बोस बहुत बड़ा केस है, उसी का एक छोटा सा ऐसा मानते हैं शास्त्री जी वाला केस। लेकिन इसमें जो क्लैरिटी है, ये जो जैसे आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, जो आज का एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया इसमें इंट्रोड्यूस करने का, चाहे यहाँ पे हो चाहे टीवी चैनल में हो, ये पूरा शेपअप चंद्रचूड़, मैंने, हमारा ग्रुप जो मिशन नेताजी था, हमने मिलकर के ये पूरा का पूरा शेपअप दिया। और ये इसकी शुरुआत हुई थी एक याहू चैट रूम से 2005 के आसपास में। आपने स्टार्टिंग से एक बात कही कि ये जो फाइल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पास है या कहीं और ये फाइल्स पुरानी है, और आजकल हम काफ़ी बात करते हैं कि ये फाइल्स को डीक्लासिफाई करना चाहिए। तो हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि एक्चुअली ये फाइल्स किस किस के कस्टडी में होता है और डीक्लासिफिकेशन का इंडिया में क्या रूल है और व्हाट डज इट मीन बाय डीक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स? देखिए, पूरे दुनिया में ये को भारत हमारा भी, तो हम लोग तो उनसे ही सीख करके कटन पेस्ट किया हुआ, हमने कौन सी नहीं ईजाद करी चीज़ें। सारे दुनिया में डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ वर्ल्ड में है, वहाँ पे सरकार जो काम करती है, सरकार काम ढंग से करती रहे और ब्यूरोक्रेट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी खुले मन से डिसीजन ले सकें, तो फाइलों को, सेंसिटिव इश्यूज़ को सीक्रेट रखा जाता है कम से कम 25 साल तक, ऐसे कुछ उनका आइडिया होता है। तो ये रूल अमेरिका में है, इंडिया में है, हर जगह रूल है। और ये कानून से, भारत का कानून भी सेम बोलता है कि 25 साल बाद जो सीक्रेट फाइलें हैं, अब सीक्रेट फाइलें जो है नॉर्मली आपके जो सेंसिटिव केसेस पे डिपार्टमेंट्स में, होम मिनिस्ट्री में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या और चीज़ों में होता है। इंटेलिजेंस में डीक्लासिफिकेशन नहीं होता, कुछ कंट्रीज, अमेरिका में हो जाता है, इंग्लैंड में कुछ फाइलें निकाल देते हैं, हमारे भी पुरानी फाइलें निकल जाती हैं कभी कभी, लेकिन एज सच वहाँ पे मतलब कोई रेगुलर प्रोसेस पे नहीं होता। लेकिन कायदे से कानून यही बोलता है कि कोई भी ऐसी फाइल जिसमें कोई ऐसा मुद्दा है जो पूरे पब्लिक के इम्पोर्टेंस का मुद्दा है, वो अगर फाइल सीक्रेट है तो वो 25 साल बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करने के बाद में उसको नेशनल आर्काइव भेज दिया जाएगा या फिर यहाँ पे स्टेट आर्काइव में चले जाएंगी। तो ये प्रोसेस, कानून उस पर कागज़ में सब जगह बराबर है, लेकिन भारत में इस पर फॉलोअप नहीं होता था। हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि हमने नेताजी वाले काम को लेकर के डीक्लासिफिकेशन नाम की चिड़िया को बहुत मशहूर कर दिया इस देश के अंदर। पहले यहाँ पे होता था नहीं, बड़ी मतलब दोगलापन यहाँ के इतिहासकारों का ये होता है, देश के लोगों का, कि ये लोग फॉरेन कंट्री में जा कर के, अमेरिका में, यूरोप में जा कर के वहाँ से फाइलें कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके डींगे हाँकेंगे कि हमने साहब लंदन अमेरिका से हमने फाइलें डीक्लासीफाई फाइलों से हमने ये पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है। भाई तुम्हारी कंट्री में क्या फाइलें नहीं है क्या? इनसे डिमांड रेज को, तो जैसे सुभाष बोस वाले केस में हमने पूरी मुहिम चलाई, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि आप फाइलें सीक्रेट रखने का मतलब नहीं है सुभाष बोस के बारे में, फाइलें पब्लिक करो सारी की सारी। तो ये एक पूरा उस फ्रेमवर्क में हमको देखना है कि दुनिया भर में ऐसा होता है। मेरा मानना है हमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश दुनिया में अनोखा देश है। हम लोग सत्यमेव जयते की बातें करते हैं, दुनिया में कोई सत्य की बात नहीं करता। दूसरा ये कि हमारा देश गांधी जी के दिखाए रास्तों पर चलता है। इस बात को कम से कम 50 बार मोदी जी बोल चुके हैं, बाकी तो पहले बोला गया था कि हमारा तो धर्म है कि हम तो सत्य अहिंसा का डंका बजाएं। दुनिया भर में सारी जगह भारतीय जाके सत्य अहिंसा की बातें करते हैं, तो जब तुम सच के और सच्चाई के और अहिंसा के इतने बड़े पुजारी हो तो फाइलें सीक्रेट तुमने क्यों रखी हुई है? सारी फाइलें पब्लिक कर दो, हमें तो चिंता नहीं, हमने तो गलत काम किया नहीं। तो इनको तो उल्टा ज़्यादा खुल करके सामने आना चाहिए। तो खुल के आना तो दूर की बात रही है, कहने को तो ये डंका बजाएंगे सत्य का, अहिंसा का, लेकिन फाइलें ही दिखाने को राजी नहीं होते। तो ये पूरा एक कल्चर है सीक्रेसी का इस देश में, और ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का माइंडसेट गया नहीं है। कहने को वो जुमले दे रहे हैं बैठ के कि सत्य अहिंसा पे चलना है, लेकिन माइंडसेट पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने का चल रहा है। तो वो माइंडसेट अभी भी ICS का, वो उसका नाम चेंज करके IAS कर दिया, वो भी चेंज पूरा हुआ नहीं है। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की लेगेसी है, और हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए और फाइलें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं, वो इसलिए कंट्रोवर्सी बनती है क्योंकि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब 26/11 का हमला हुआ, उसके बारे में मान लीजिए इन्फॉर्मेशन वहाँ तो हमारे हाथ में था नहीं, पाकिस्तान ने गलत बातें बोली, यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि हमारे सिस्टम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जब इन्फॉर्मेशन का वैक्यूम होगा तो उसमें अलग अलग किस्म के लोग आ जाते हैं। कुछ लोग बेचारे डर के मारे कुछ बोलेंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले आ जाएंगे, जैसे ये 26/11 में इन्होंने उलूल जुलूल, ये डिग्गी राजा ने थ्योरी फ्लोट कर दी कि ये तो हमारे लोगों ने करवाया, CIA ने करवा दिया, RSS ने करवा दिया। तो तुम लोग क्या, तुम्हारे घुसा भरा दिमाग में क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? तो इस तरह की बातें तब होती हैं जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। तो सरकारी इन्फॉर्मेशन, खासकर जितने सेंसिटिव केसेस हैं, उस पर हमेशा 25 साल का रिकॉर्ड होना है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले भी निकाल देना चाहिए। छुपाने वाली बात क्या बात, जैसे अब 26/11 का हमला की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है,
अगर कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट चाहते पब्लिक, तो पब्लिक करना चाहिए उसको। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे इंटेलिजेंस के हमारे ऑपरेशंस हैं, सोर्सेज हैं, उनका नाम नहीं आना चाहिए, वो एक, क्योंकि उसमें करंट हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, हमारे जो देश के अधिकारी हैं रक्षा के, खासकर उन पे कोई प्रभाव ना पड़े, वो चीज़ समझ में आती है, वो प्रोसेस भी क्लियर कट है। लेकिन है कि मोटा मोटा रूल दुनिया में और सब जगह एक है कि 25 साल बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए। वो भारत के अंदर भी है, लेकिन भारत में ये फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन जब से हम लोगों ने एक्शन लेना स्टार्ट किया नेताजी वाले केस में, तो लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि फाइलें बाहर आएँ। आप इतना काम करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, देर आर मेनी डिविजन्स, कई लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कई नहीं करते हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ ट्रोलिंग विच हैपन्स। तो लोग आपको कई बार, व्हेन आई वाज रीडिंग थ्रू, सो मैंने देखा कई लोग आपको बोलते हैं कि यू आर अ कॉन्स्पिरेशन थियरिस्ट। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? गाली है मेरे को जी, क्या करें गाली देते हैं। देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज का मैंने विकीपीडिया में देखा था कि उन्होंने मेरे को और जाकिर नायक को और बाकी लोगों को एक कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसा है जी, किसी एक और कोई और महानुभाव है, वो ये कहते हैं कि ज़मीन जो है वो चपटी है, वो गोल नहीं है। तो मैं इतना पागल हूँ जो आपने उस कैटेगरी में डाल दिया। न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था मैं, किसी वहाँ से उठ करके नहीं आया हूँ। जो काम किया है पब्लिक के सामने दिखाया है, प्रेजेंटेशन दी हैं IITs में, फॉरेन में दी, MIT बॉस्टन में दी, पूरे अमेरिका प्रेजेंटेशन दी है। पढ़े लिखे लोग सुनने के लिए आते हैं। मैं आपको नाम गिनाना शुरू करूँ, अमेरिकी सरकार में काम करने वाले भारतीय भी आते हैं सुनने के लिए, पढ़े लिखे लोग सुनने के लिए आते हैं। पिछली बार मैं यहाँ बैठ के प्रेजेंटेशन दिया था, हमारे देश के एम्बेसडर बैठे थे पुराने यहाँ पर सामने। तो ऐसे लोग सुनने आते, तो हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना कि हमको नहीं पता। फिर मेरे को कोर्ट ने मेरे बारे में अच्छा बोला है, तो दुनिया में मुझे एक इकलौता कंस्पिरेसी थ्योरीज दिखा दो जिसके बारे में कोर्ट ने तारीफ़ की हो रिकॉर्ड पर, या जिसके बारे में सरकार की रिपोर्टों में फेवरेबल बात लिखी गई हो। तो वह अब जिसको पसंद नहीं, देखो नेताजी का प्रॉब्लम ये हो गया है कि नेताजी के फेवर में अगर 10 लोग हैं देश में, तो 10 लोग जो है जो पसंद नहीं करते। तो एक पूरी जमात है, वो कांग्रेस का इको व्यू, वो जो लेफ्ट का सिस्टम है, वो उन्हें पसंद नहीं करता। तो वो जिसको पसंद नहीं है वो उल्टा सीधा बोलेगा हमारे को, तो उल्टी सीधी बात है। अब हर जगह तो मैं डिफेंड कर सकता नहीं जा करके। अब कोई चैनल में यूट्यूबर हैं, एक ने इंटरव्यू ले लिया मेरा, तो मैंने साफ बता दी बात, तो वो कन्विंस हो गया। दूसरे ने इंटरव्यू नहीं लिया, तो वो अपनी कहानियाँ थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अब उसमें हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन है कि देखिए, ट्रोल तो है कि सारी दुनिया में तो 100% अप्रूवल किसी का नहीं है। भगवान राम को भी लोगों ने 100% सपोर्ट नहीं किया था। तो उसको मैं लेके चल रहा हूँ कि दुनिया में सब लोग सपोर्ट ना नेताजी को किया, हमारी तो औकात क्या है। लेकिन है कि अगर 30-40% लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं और वो हमें कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। पीपल से हम लोगों ने भी ये देखा है कि आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद भी कई सारे इंग्लिश पीपल वर सिटिंग एट वेरियस प्रोमिनेंट पोजीशंस, और ये काफ़ी सालों तक था। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने ये डेट डिक्लेयर की, सारे तो इंग्लिश वापस नहीं चले गए थे, सो वी एक्चुअली बिकेम इंडिपेंडेंट, वी वर स्टिल डोमिनेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए, ऐसा है कि इसमें पहली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप में से कोई वकील बैठा उसके बात मालूम होगी, भारत सरकार 47 से पहले और 47 के बाद में कोई नई चीज़ नहीं बनी है। अगर मैंने सन 46 में बैंक में डाका डाला है, तो 48 में मुझे पकड़ लेंगे लोग, क्योंकि सरकार वही है। वो सरकार के खिलाफ मैंने कोई काम किया तो मुझे 49 से पकड़ लेंगे लोग। और अगर मैंने उस सरकार की वफादारी से सर्विस करी है कि अगर मैंने जलियांवाला बाग में जाकर गोली चलाई है उनके कहने पे, तो मुझे 1950-55 में पेंशन मिलेगी, क्योंकि मैंने सरकार के लिए अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ जो जोड़ी इसमें आती है कि इंडिपेंडेंस जिसको ये बता रहे हैं 47 में इंडिपेंडेंस, अब उसका डेफिनेशन क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट था वो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज थे, जॉर्ज पंचम जो थे। तो आपका हेड ऑफ स्टेट तो चेंज हुआ नहीं है, ऊपर से अंग्रेज माशाल्लाह यहाँ सारे बैठे हुए थे दुनिया। ऊपर से में आपका जब 47 में जब कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिल गया, उसमें आपका आर्मी चीफ अंग्रेज, आपका नेवी चीफ अंग्रेज, एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज। पहला आपका हमारा आर्मी चीफ जो बना है इंडिपेंडेंट, वो बना है 49 में करियप्पा खुद ही अंग्रेज था। उसके आप वीडियो देखना यूट्यूब में, आपको लगेगा अंग्रेज बात कर रहा है, पूरा अंग्रेज था वो। मतलब ये जो काला साहब जो बैठे थे, ब्राउन साहिब, ये गोरों से ज़्यादा गोरे लोग थे लोग। तो ये, और आपका नेवी चीफ हमारा 1958 तक, कैन यू बिलीव दैट, 1958 तक आप सर्च कीजिए नेवी की वेबसाइट पे, मेरी बात को छोड़ दीजिए, डोंट गो टू विकीपीडिया, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का अंग्रेज 58 तक हमारे बॉस थे।
उसके अलावा आपके 55 तक सुब्रतो मुखर्जी, ही वॉज द फर्स्ट एयरफोर्स चीफ, उन्हीं के नाम पे सुब्रतो पार्क दिल्ली में बना है कंटोनमेंट में। तो सुब्रतो वॉज बिकेम द एयरफोर्स चीफ इन 55। 55 तक हमारे चीफ अंग्रेज थे। मैं अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, कई लोगों ने कन्फ्यूज़ किया, बोला एंग्लो, मैंने एंग्लो तो हमारे ही है, एंग्लो की बात नहीं कर रहा मैं दे वर नॉट इंडियन सिटीजन्स, दे वर ब्रिटिश, अंग्रेज थे, उनको आपने यहाँ रखा। फिर हमने जो और चीज़ पता लगी है, धीरे धीरे मालूम चली है कि इन्होंने सीक्रेट क्लॉज बना के रखे थे। लोगों ने एलिगेशन लगाए बहुत सारे कि सीक्रेट क्लॉजेज हैं इनके और पूरी इंडिपेंडेंस नहीं है, और इंग्लैंड ने कोई कंडीशंस वगैरह पुट करी हैं 47 में इनको ट्रांसफ़र पावर करते करते। तो ये सरकार ने कभी इस बात पे कुछ मुंह नहीं खोला, लेकिन पिछले कुछ साल में हमने ही उसको बाहर निकाला। लंदन में ब्रिटिश आर्काइव में डॉक्यूमेंट बाहर आ गए हैं, तो नाउ इट्स ए पब्लिक नॉलेज कि उनके सीक्रेट क्लॉजेस थे। और एक क्लॉज का हमको मालूम चल गया कि उनकी जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी उसने यहाँ पे अपना ऑफिस खोला सीक्रेटली दिल्ली में, और हमारी जो आईबी थी वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करती थी, और ये लोग 1968 तक रिपोर्ट करते रहते थे। कैन यू इमेजिन दैट 1968 तक हमारी आईबी के डायरेक्टर जा कर के अपने साहबों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये बैठ के हमको यहाँ जुमले दे रहे हैं कि भारत आज़ाद हो गया फलाना ढमकाना। कोई आज़ाद देश ऐसे हरकतें करेगा? तो उसमें एलिमेंट आ रहे हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इस पर डिबेट नहीं होने दी। जो रूलिंग पार्टी जो भी हो वो डिस्कशन करना चाहती नहीं है उसके ऊपर, और ये कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। सारे मीडिया में हम लोगों ने जब ये पूरा हमने जासूसी कांड जो सुभाष बोस का हुआ था जिसके एलिमेंट्स आ रही हैं हम लोगों ने निकाला, ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब में फ्रंट पेज पे था, लेकिन किसी गवर्नमेंट के आदमी ने इस पर चूँ करने से मना कर दिया। कैसे करेंगे? वो सारे रिकॉर्ड पर है। तो देर इज़ वेरी बिग घपला इन दी ट्रांसफर पावर, दिस मच आई कैन टेल यू। So about you now something, you have been a journalist, आप जर्नलिस्ट थे, तो आप कैसे इसमें आ गए? देखिए ऐसा होता है कि हमारे देश में लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं तो छोटा सा रिसर्चर हूँ, एक्सीडेंटली आ गया, ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग नहीं था। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने, वो समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी, आपको लगता है मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ कि प्लानिंग करके आया था कि साहब ये होगा वो होगा, फिर यूट्यूब में वो रणवीर इंटरव्यू लेगा, यहाँ पे आप बुलाएंगे मुझे। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने तो उस टाइम पे हाथ में स्टोरी लगी, हमने कहा ये स्टोरी अच्छी है इसको कर लेते हैं करके। इट्स ऑल एक्सीडेंटल, वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो ये अगर मैं विक्रम हूँ तो ये बेताल मेरे पीछे लाके बिठाया गया है, मैंने खुद बेताल को अपने पीछे नहीं बिठाया कभी। मुझे कोई इसमें खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा तो बैकग्राउंड भी ऐसा है कि मेरा तो ग्रैंडफादर जो थे वो सुभाष बोस के खिलाफ में लड़े थे, हम तो गद्दारों के ख़ानदान के लोग हैं, तो मेरा तो कोई इसमें रीज़न नहीं था। लेकिन है कि ये तो एक्चुअली दुनिया अपने लाइफ में कोई लोग डींगे हाँक लेते हैं कि मैंने ये किया मैंने वो किया, वो एक्चुअली सब फेट की बात है। मुझे एक एग्जांपल याद आता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, रॉजर मूर एक एक्टर थे बहुत बड़े, तो उन्होंने जेम्स बॉन्ड, जब हम लोग बड़े तो वो ही यूज्ड टू प्ले जेम्स बॉन्ड। तो रॉजर मूर का एक इंटरव्यू में देख रहा था कहीं पे, उसका उनकी भी डेथ हुई है 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। तो रॉजर मूर ने ये बात बोली कि जब वो पहली बार हॉलीवुड में गए हैं तो ही यूज्ड टू थिंक ही वाज अ यंग डैशिंग फेलो कि व्हाट यू डू इज़ 80% and luck is only 5-10% whatever. He said, and then he told when he was giving the interview, he said, I'm telling you now at this age, at the age of 80 something, कि in your life your luck is almost everything. आपके एफर्ट कुछ नहीं होते, आपका लक तो एक्सीडेंटली काम हो जाते हैं। तो हमारा कोई ऐसा नहीं कि मैं और चंद्रचूड़ हम लोग के सोच समझ के, ठीक है हाँ हमने एफर्ट किया, हमारी कॉन्शियस थी, ऐसा नहीं हमने एफर्ट नहीं मारे, लेकिन एफर्ट मारे, लेकिन ये जो पाथ हमने लिया है ये चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं कि मेरे जैसा आदमी जो स्कूल में वहाँ बैठा था कोने में, मैंने कभी चू नहीं किया, और मैं टेम्परामेंटली शाय किस्म का आदमी हूँ, और उसके मुझे आज हमें मजबूरी में, हम सारे के सारे बड़े इस तरह के लोग थे कि हमारा कोई इच्छा नहीं थी आने की, लेकिन हमने रियलाइज़ किया 2005, 6, 7 के बाद में कि कोई आदमी बोलने को राज़ी नहीं हो रहा, तो ज़बरदस्ती हम लोग बाहर आए। नहीं तो पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दूसरों को देते थे, तो ये मजबूरी में हमको आना पड़ रहा है। तो ये एक्सीडेंटल है, और हमारे देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक हो चुका, तो रिसर्च होना बहुत बड़ी बात नहीं है। So we have last 5 minutes left. So the house is open for questions. If you have any questions, आप Mr. धर को पूछ सकते हैं। If you could only list all the various controversies, नेताजी देखिए राजीव गांधी को अमेरिका ने मारा, जिसको भारत सरकार ने प्रमोट किया, और जिसकी अमेरिकन कांग्रेस में उन्होंने हमारी खिंचाई करी है, और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उस अमेरिकन कांग्रेस को कि भारत के लोगों का दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। उसमें से एक आदमी जर्नलिस्ट आपके स्टेट का है।
तो ये सेलेक्टिवली क्या काम कर रहे हैं कि नेताजी वाले केस में, शास्त्री वाले केस में, जहाँ पे मैं पलटवार नहीं कर सकता, मेरे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो हमें तो कंस्पिरेसी थ्योरीज बोलते हैं और खुद बैठ के ये बोल रहे हैं कि राजीव गांधी को अमेरिका ने मरवाया। और वहाँ फिर बोलना पड़ेगा भैया आप कौन, अमेरिका कौन, आप तो, और वो भी बात कर रहे हैं आप 85-86 की, नरसिम्हा राव के टाइम की बात कर रहे हैं, 92 में उनकी। राजीव गांधी जी को लिट्टे ने मारा, उसमें कोई थ्योरी नहीं। मैं आई न्यू द डायरेक्टर कंसर्न है तो CBI, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसके अंदर। ये सिर्फ मरने के बाद में उनका नाम गाथा, यश गाथा गाने के लिए इन्होंने ये थ्योरियाँ, लेकिन ये सरकार ने थ्योरी फ्लोट करी है, शर्म की बात है। Hello. There are multiple theories. We have been unraveling so many conspiracies and going through the declassified and the classified files. Was there any threat to your work ever? I think we were lucky in the sense that right now I'm sitting here and talking to you. Nobody's going to report me. Because No, but there's a problem. First of all, the threat used to be given at in earlier days. Suppose if this were Indira Gandhi's time or Panditji's time, I would be in deep trouble by this time. Because, sir, even making statements on Twitter, there's so many people I know who that start threatening you. we know that our statements are read very carefully. रास्ते पे चलना चाहिए हमारे को सुबह शाम। तो इस पे क्यों नहीं चलते आप लोग? सच्चाई बताइए ना। कहीं किताब में, कहीं गीता में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर आईबी आंसर नहीं देगा रिपोर्ट के बारे में। हम तुझसे कौन सा पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं? हमें भी पता है नेशनल सिक्योरिटी क्या, हम आपसे ऐसी बातें नहीं पूछेंगे। लेकिन सुभाष बोस के बारे में सरकार ने ढंग से आंसर नहीं दिया, सिर्फ मोरारजी भाई ने दिया था एक बार। उसके बाद से कोई प्रधानमंत्री मुंह खोलने को राजी नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट की बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ऐसे मुद्दों पे कंट्रोवर्सी मत होने दो, अगर हो तो दबा दो। और दबाने का बेस्ट तरीका कि आप सवाल पूछेंगे, मैं उसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपको आंसर दिया तो दे विल बी काउंटर क्वेश्चंस, और काउंटर क्वेश्चन में मैं हारूंगा क्योंकि मेरी पोजीशन वीक है। तो हमारा सबसे बड़ा जो डिफेंस है अगेंस्ट एनी थ्रेट इज पॉपुलैरिटी, कि पीपल नो अस, सो दे मे नॉट डू एनीथिंग अदरवाइज, बट समथिंग हैपन्स टू अस टुडे, वी हैव द कैपेसिटी टू make the news reach everywhere across the world. तो वो फर्क है। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, any questions from the students? पहले ये बताओ कि आए हो कि लाए गए हो? हाँ, आए हो? नहीं, आप तो आए हो, ठीक है। क्योंकि मैं कहीं की बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहा हूँ यहाँ से। जिस उम्र में आप अभी हो उसको हम लोग 25 साल तीसरा निकाल चुके हैं पहले। मैं भी पीछे बैठा था जा करके। हाँ, वो थोड़ा बताऊंगा आपको यहाँ से बैठ कर। क्या बात करते हैं यार। Yes, sir. If Shastri to India's narrative, That I have not thought about it, but Shastri ji was the first prime minister who came from the masses. He had a change of his. I think Pandit ji became slightly pro-America after the Chinese War. तो जो assessment है CIA के शास्त्री जी के बारे में वो favorable है. And that answer the theory कि वो शास्त्री जी को अमेरिका ने मरवा दिया, नहीं, CIA had a very favorable view of Lal Bahadur Shastri. I think India's trajectory would have remained the same. We would have probably become closer to the American side. So yes, this can be one way. कि Indira ji coming, we became slightly towards pro-Russia. Shastri ji probably would have remained on the same trajectory which started by Pandit ji, and we would have probably become closer to America. Otherwise, government का system तो same था। तो साहब और चंद्रहूर साहब को काफ़ी फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर जी। और लगभग आपकी सभी बुक में पढ़ चुका हूँ। इवन आपने RTI में जो भी गवर्नमेंट का लगा उस पर काफ़ी डिटेल में मैं गया था। उसमें मेरे से एक चीज़ पूछना है, आपने जो भगवान जी का जो बताया है और वो लगभग काफ़ी हद तक जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं और उसमें प्रोड्यूस किए हैं वो तो क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि वो भगवान जी ही सुभाष चंद्र बोस हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ था ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट अब चूँकि 85 में जब उनका डेथ हो गया फैजाबाद में, तो अब उनको डिस्क्लोज करके या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक जगह है, जो वो जगह जो मुझे लगता है जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी डिक्लासिफाइड कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, ठीक है यहाँ नेशनल आर्काइव में हम लोग को नहीं मिला है या आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी और आप लोग उसको आगे नहीं कर पा रहे हैं ताकि और नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर्स को ये पता लग पाए कि वही भगवान जी हैं और वही सुभाष चंद्र बोस। सरकार तो नहीं बता रही। सरकार का स्टैंड मोरलेस जो पंडित जी ने बोला कि सुभाष बोस की पिनकश में डेथ हो गई है, तो भारत सरकार का स्टैंड उस दिन के बाद से लेके सेम है।
थोड़ा बहुत चेंज आता है यहाँ वहाँ। मुरारजी भाई ने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चल नहीं सकी। तो मुरारजी भाई वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट थिंग्स आउट। एंड आई लीव यू विद वन वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जब मुरारजी भाई को प्रधानमंत्री नहीं रहे तो मुरारजी भाई ने कम्प्लीटली कट ऑफ कर लिया था किसी पब्लिक लाइफ में। मुझे पता नहीं, उनकी फ़ोटो तक कभी नहीं आई होगी। चुपचाप से मुंबई में रहा करते थे, किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन 1982 में 1982 में मुरारजी भाई ने एक समर गुहा जो थे, जो नेताजी को लेके बहुत, और ये इनसे कांटेक्ट में थे, उनकी किताब आई थी नेताजी डेड और लाइव। तो समर गुहा की किताब को रिलीज़ करने के लिए मुरारजी भाई खुद आए मुंबई में, और वहाँ जाके उन्होंने बात, मुरारजी भाई जैसा आदमी, उनका क्या बैकग्राउंड था आपको मालूम है कि कईयों को पता नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे तो मुरारजी भाई का नंबर था दोनों बार। उनका स्टेचर ऑलरेडी उस टाइम पे, पंडित जी के टाइम पे वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे। तो मुरारजी भाई ने ये स्टेटमेंट दिया उस टाइम पे कि कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी साधु वेश में है जी। क्यों एक आदमी ऐसी बात रिमोटली भी क्या बोलने का क्या तुक है, वो भी मुरारजी भाई के लिए। ये बात उन्होंने मुंबई में उन्होंने जाके 82 में बोली। तो प्रॉब्लम ये हो रही कि सरकार का स्टैंड चेंज हुआ नहीं है। वो अब सरकार को डिसीजन लेना है, तो अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया गया। प्राइवेटली बात को टाल मटोल किया जाता है। जब हम मिलते हैं लोगों से, उनके पास में आंसर नहीं है, डिस्कशन में वो आने को राजी नहीं होते। अगर आप कराएंगे भी तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है बहुत कि यदि वो करेंगे तो रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। वो बात तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है, लेकिन सरकार से कोई डायरेक्टली डायलॉग नहीं हो रहा। और सरकार डायलॉग तभी करेगी जब वोट बैंक कोई आएगा उसमें करके। तो क्योंकि नेताजी के नाम से कोई वोट बैंक नहीं है, जब तक किसी बड़े महानुभाव जितने हमारे नेशनल फिगर हैं, अगर उसमें कोई वोट बैंक ना हो तो सरकार सुनती किसी की नहीं है। अब सरकार ने फैसला ले लिया, उसी पे चलते आ रहे हैं। आज अगर आप जो मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, अगर आज ये कहते हैं कि हम यही सुभाष बोस थे, तो सवाल पैदा होता है कि वाजपेयी जी ने क्यों निकाला। अटल जी का तो उल्टा इस केस में डायरेक्टली मैं तो आपको बोलूँगा कि उसमें इसका लिंक भी है। तो कॉम्प्लिकेशन 50 निकलेंगी। तो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस सरकार ने पूरी कहानी बात नहीं बताई है। फाइलें सारी पब्लिक नहीं हुई हैं, इंटेलिजेंस की फाइल पब्लिक नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में एक कंट्री में इतनी अवेयरनेस आए कि हमारा ये सेशन पूरा इस बात पे हो कि आईबी और सुभाष बोस, ताकि हम उनकी बातें आपको समझाएं कि साहब ये कहानी है क्या। हमारा अगला सेशन भी थोड़ा बहुत से जुड़ा हुआ है कि वो क्लासिफाइड फाइल्स के बारे में, कि इस कंट्री में उस पर डिस्कशन बहुत कुछ कम होता है। अगर होता भी, एक चीज़ जो हमको तोड़नी है, खासकर ये आप लोग तोड़ सकते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे और यूट्यूब पे और जगह पे। मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉब्लम ये हो रही है, मेरे सारे दोस्त वहाँ पर हैं, मैं भी वहीं से निकल के आऊँ, कि सारी बातों का जवाब संबित पात्रा के पास में नहीं है। या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो बीजेपी का प्रवक्ता है, सारी जगह पे एक ही आदमी आकर के, और वो जो भी प्रवक्ता आते हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, वो वहाँ पे लड़ने के लिए आते हैं। मैं बैठा हूँ वहाँ चीज़ों को समझने के लिए। तो शायद वो ज्ञान मुझे किसी पॉडकास्टर से ज़्यादा मिल रहा है, या मुझे यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे संबित जी बड़े बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन वो सरकार के अंदर नहीं है। अगर सवाल ये पूछा जा रहा है कि यूपी सरकार गुमनामी बाबा के सामान को पब्लिक क्यों नहीं देना करना चाहती, उसकी आंसर बीजेपी का प्रवक्ता नहीं देगा, उसका आंसर यूपी सरकार का वो देगा, मिनिस्टर देगा, स्पोक पर्सन देगा, जिसको मालूम है, जिसने फाइल देखी है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता जो दिल्ली में शास्त्री भवन में जाकर के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्यों नहीं वो सवाल का जवाब देते। तो एक अवेयरनेस की आने की ज़रूरत है, और तब हम ये सब चेंज कर पाएंगे।